ओके, तो आज का जो सेशन है उसका मेन ऑब्जेक्टिव जो है डिकोडिंग दी हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट एसआईएफ कैटेगरी, बिकॉज as per the SEBI guideline, as you know that as per the SEBI guideline, okay, each AMC can launch only one hybrid long short fund. तो अभी 10 AMC आ गई है ओके मार्केट में। ओके, 10 AMC उन्होंने उसमें से एक्सेप्ट डिविडेंड बात करें तो 9 AMC जो है उनकी लॉन्ग शॉर्ट हाइब्रिड फंड है आज की डेट में। तो हो सकता है कि नाम कॉमन है बट अंडरलाइंग इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी जो है वो मटेरियली डिफरेंट हो सकती है। तो क्या मटेरियली डिफरेंट है, कैसे अंडरलाइंग इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी काम करती है और कैसे हम क्लाइंट की रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से, क्लाइंट के इन्वेस्टमेंट होराइजन के हिसाब से हम एक सही लॉन्ग शॉर्ट हाइब्रिड फंड हम दे सकते हैं। तो हमने क्या किया कि जो आज हमारे पास जो नो डिफरेंट फंड अवेलेबल है, ओके, या जो भी हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट फंड अवेलेबल है उसको हमने 4 इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी में कन्वर्ट करने की कोशिश की है। तो लेट मी शेयर अ पीपीटी। So before we move into the that decoding the long short hybrid category, okay, one category and multiple investment strategy. First, let us understand the big picture in the fixed income category. आज हमारे देश में फिक्स इनकम कैटेगरी, जिसको हम डेट फंड या बॉन्ड्स या फिक्स डिपॉजिट कहते हैं, कॉर्पोरेट डिपॉजिट कहते हैं, उसका कंजर्वेटिवली मैं ये कह सकता हूँ 400 से लेके 500 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट है हमारे इंडियंस का, विच इंक्लूड्स द रिटेल इन्वेस्टर, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और फॉरेन इन्वेस्टर्स। सो हमारे कंट्री में हमें देखा है कि जो बॉन्ड इन्वेस्टमेंट्स है, ओके, उसके ऊपर आज की डेट में इंटरेस्ट रेट लोअर है, ओके, 6 to 8% ऑन एवरेज, हायर टैक्सेशन अप टू 40%, क्योंकि 30% टैक्स रेट है उसके ऊपर। एक HNI है तो उसको सरचार्ज भी पे करना पड़ता है 25% एग्जाम्पल, ओके, और उसके ऊपर सेस भी पे करना पड़ता है। तो सब मिला के आपका 30 to 40% टैक्स बन जाता है फॉर अ हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल और एग्जाम्पल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। तो उसका पोस्ट एक्सिडेंट जो है बहुत कम हो जाता है, मे बी 4 to 5%, मैंने हायर साइड 5-6 लिखा है। तो यहाँ पे हम सिंपली बात करें कि डेट म्यूचुअल फंड में कितना है, जो ऑलरेडी म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो अप्रोक्सीमेटली 6 लाख करोड़ है, जिसमें से कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड 2 लाख करोड़, बैंकिंग एंड PSU फंड 2 लाख करोड़, ड्यूरेशन एंड क्रेडिट रिस्क फंड 2 लाख करोड़। आर्बिट्राज को भी मैंने डेट में लिया है, ओके, टू अंडरस्टैंड दी एंटायर अपॉर्चुनिटी। तो 3 लाख करोड़ के आसपास है। कॉर्पोरेट FD 2 लाख करोड़ है। कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट जो एक कॉर्पोरेट रहते हैं NBFC, ओके, या मे बी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, व्हेन दे इश्यू बॉन्ड, रियल एस्टेट कंपनी, तो वो 50 लाख करोड़ का है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इंक्लूड दी स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट 150 लाख करोड़ का है। बैंक FD जो है 200 लाख करोड़ का है। इसका मतलब कहीं ना कहीं 400 प्लस करोड़ का मार्केट साइज है, ओके। तो हो सकता है कि आज की डेट में काफी सारे इन्वेस्टर्स जो स्पेसिफिकली रिटेल्स में बात करूं, रिटेल का मतलब इंडिविजुअल कैटेगरी में बात करूं, कि वो सीनियर सिटीजन है, वो 50s में है, 40s में है, HNI है, तो उनका हमने देखा है कि 40 to 50% जो है फिक्स इनकम में रहता ही है पोर्टफोलियो। क्यों? क्योंकि दे वांट टू एंश्योर दैट कि भाई एक ओवरऑल पोर्टफोलियो की स्टेबिलिटी रहे। अभी इक्विटी मार्केट नहीं चल रहा है तो आई वांट सम इनकम, ओके, सम पीस ऑफ माइंड, तो दैट दैट इंस्ट्रूमेंट गिव्स मी इनकम एंड पीस ऑफ माइंड, ओके। तो यहाँ पे हम ऐसा नहीं कह रहे कि हमें 100% सब कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे कोई HNI क्लाइंट या कोई सीनियर सिटीजन क्लाइंट है, ओके, और वो सीनियर सिटीजन क्लाइंट जो है उसके पास लेट से कि 1 करोड़ की FD है, और वो सीनियर सिटीजन क्लाइंट जो है, ओके, ये FD 30% स्लैब में है। क्यों? क्योंकि वो सीनियर सिटीजन को कुछ ना कुछ इनकम है, वो कोई प्रोफेशनल रिटायर हुआ है प्राइवेट सेक्टर से, और वो कुछ ना कुछ कंसल्टिंग कर रहा है, 12-15 लाख अर्न कर रहा है एग्जाम्पल, ओके। तो आज की डेट में जरूर नहीं कि एक व्यक्ति रिटायर हो जाता है या सीनियर सिटीजन बन जाता है या 50 के बाद जो है उसकी इनकम बंद हो जाती है। आज की डेट में 12-15 लाख रुपीज इज अ वेरी कॉमन इनकम, ओके।
तो वो कहीं ना कहीं इनकम कर रहा है, और जो एग्जाम्पल 1 करोड़ की एफडी है उसके ऊपर उसका 30% टैक्स लग रहा है। एग्जाम्पल वो 1 करोड़ की भी हो सकती है, 5 करोड़ की भी हो सकती है, 10 करोड़ की भी हो सकती है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है डेट फंड में। तो यहाँ पे मैं क्लाइंट को एजुकेट कर सकता हूँ कि भाई आपको कैसे मैं क्या दे सकता हूँ, कि भाई यहाँ पे टैक्स जो लग रहा है उसको टैक्स को कैसे लोअर कर सकता हूँ। मेरे पास ऐसी प्रोडक्ट है एसआईएफ में, हाइब्रिड कैटेगरी में, वो आइदर आपका टैक्स एफिशिएंसी इंप्रूव कर सकती है। ओके, तो आपका टैक्स जो है वो कम हो जाएगा, 12.5% लगेगा, वो भी जब आप बेचेंगे नॉट ऑन अप्रूवल बेसिस। या आप चाहे तो दोनों मिल सकता है कि टैक्स एफिशिएंसी एज वेल एज आपको जो है 2 to 3% का हायर रिटर्न मिल सकता है। ओके, देन दी बॉन्ड। तो क्या होगा कि हम क्लाइंट को बोलेंगे कि भाई वी डोंट वांट 1 करोड़ फुल अमाउंट, जस्ट पुट 10-20 लाख रुपीज। ओके, एंड इफ यू फाइंड गुड परफॉर्मेंस ओके ओवर पीरियड टाइम, देन यू कैन इंक्रीज टू मे 30-40%। ओके, तो क्लाइंट विल टेक अ कॉल। 10% से स्टार्ट किया, अच्छा लग रहा है, कॉन्फिडेंट आ रहा है, 20 कर सकता है, 25 कर सकता है, 30 कर सकता है, वो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से है। ओके, यहां तक मैंने जो डिस्कस किया उसमें कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। सो आई कैन गो अहेड। ये मैं Sir, नोट, हाँ बोलिए, ये सब for a मैं शेयर, senior, हाँ बोलिए। for a senior citizen who is at 81 or 82 years, can we still हम्म, go ahead and recommend? देखिए मैं वही आपको समझा रहा हूँ कि हम एक तो बात कर रहे हैं स्मॉल एलोकेशन की। ओके, तो वो स्मॉल एलोकेशन में वो कॉन्सेप्ट समझता है। ओके, तो इसलिए मैं अभी आपको मैं समझाता हूँ कि जो मैंने बनाया है, उसके बाद जो भी क्वेरीज होगी वो भी हम लेंगे, आपका आंसर मिल जाएगा। तो मैं ये बात स्टार्ट कर रहा हूँ वंस अगेन कि डिकोडिंग हाइब्रिड एसआईएफ लॉन्ग शॉर्ट फंड, वन कैटेगरी मल्टीपल स्ट्रेटेजी, एज पर सेबी गाइडलाइन AMC can launch only one hybrid long short fund, but each AMC may have a unique investment strategy or positioning. So let's try to better understand. Okay, broadly we can divide into 4 category। तो फर्स्ट कैटेगरी को मैंने बात की है कि सिर्फ बेटर टैक्स एफिशिएंसी है। ओके, तो मैं जो बॉन्ड का रिटर्न मिलता है एग्जाम्पल 7%, वही मेरी एक्सपेक्टेशन है, बट बॉन्ड में टैक्स मुझे 30% लगता है या 40% लगता है, तो टैक्स मुझे 12.5% लगेगा। ओके, एक्सपेक्टेड रिस्क एंड रिटर्न आर सेम एज अ बॉन्ड, डेट फंड और एफडी। आइडियल टाइम होराइजन कितना होना चाहिए? मिनिमम 1 साल का होना चाहिए। तो उसके लिए क्या प्रोडक्ट अवेलेबल है? तो उसके लिए प्रोडक्ट अवेलेबल है अरुदा हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट फंड। टारगेट रिस्क एंड रिस्क टॉलरेंस, तो टारगेट रिस्क मैंने बॉन्ड का लिखा है एंड लिखा है लो। टारगेट रिटर्न मैंने बॉन्ड का ही लिखा है, ओके 6 to 7%। या आप बॉन्ड का मतलब मैं टाइम सेव करने के लिए बॉन्ड जब कहता हूं तो इच इंक्लूड्स दी एफडीज एंड डेट फंड ऑल्सो। ओके, टैक्स एफिशिएंसी, तो यहाँ पे मुझे 12.5% LTCG टैक्स लगेगा आफ्टर 1 ईयर। इफ आई सेल विद इन दी 1 ईयर तो मुझे स्लैब रेट लगेगा। आइडियल टाइम होराइजन मिनिमम कितना होना चाहिए? 1 to 1.5 ईयर। तो उनका एसेट एलोकेशन क्या है? अंडरलाइन 65% वो बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, 35% आर्बिट्राज कर रहे हैं, नो लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रेटेजी है। तो यहाँ पे मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको प्रोडक्ट में जाके। ओके, कि उनका बैक टेस्टेड रिटर्न क्या दिखा रहा है, और उसके बाद कुछ क्वेरी होगी तो हम लेंगे। तो देखिए यहाँ पे उन्होंने बात की है प्री टैक्स की, कि एवरेज जो है 1 ईयर रोलिंग रिटर्न लिया है। इट इज अ गुड कॉन्सेप्ट। तो निफ्टी कॉर्पोरेट बॉन्ड इंडेक्स का जो है 7.72 है। ओके, निफ्टी 50 आर्बिट्राज का 6.3 है। जब हम ये लेते हैं 60 निफ्टी कॉर्पोरेट एंड 40 निफ्टी आर्बिट्राज, 65-35 भी ले सकते हैं, बट यहाँ पे 60-40 दिखाया है, तो उनका रिटर्न क्या आया? 7.16% आया। ओके, तो इसका मतलब कि आपको क्लियरली दिख रहा है कि आर्बिट्राज का जो है रोलिंग रिटर्न जो है, हम क्या करते हैं? ट्रेल रिटर्न देखते हैं। ट्रेल रिटर्न 1 साल का अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। आज की डेट में जो प्रोफेशनल डिस्ट्रीब्यूटर है या प्रोफेशनल एडवाइजर है, दे डोंट टॉक अबाउट द ट्रेल रिटर्न, दे टॉक अबाउट रोलिंग रिटर्न। व्हाट इज अ 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर रोलिंग रिटर्न? ओके, दैट इज
अवेलेबल ऑन सम इंडिपेंडेंट वेबसाइट ऑल्सो, इफ यू नीड आई विल शो यू ऑल्सो कहाँ पे अवेलेबल होता है। तो ये क्लियर कट दिखा रहा है कि मुझे जो है आर्बिट्राज से क्लोज टू 1% एक्स्ट्रा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे तो 50 बेसिस पॉइंट का जो हिट आने वाला है वो हमने नहीं किया है, तो वो हिट को कंसिडर कर ले तो ये आपका 6% हो जाएगा, ये एटलीस्ट आपका 7% हो जाएगा। नाउ ये प्रोडक्ट में आपको कुछ क्वेश्चन है तो मुझे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन है, एनी 12.5% टैक्स आफ्टर 1 year विल बी डायरेक्ट ऑन गेन विदाउट एनी एग्जाम्पशन। यस, यहाँ पे ये हाइब्रिड कैटेगरी है तो 1.25 लाख का एग्जेप्शन जो है नहीं मिलेगा। देखिए 1.25 लाख का एग्जेप्शन मिलता है पर पैन पर ईयर ऑन इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम, उसमें शेयर्स भी आ गए, इक्विटी म्यूचुअल फंड भी आ गया है, इक्विटी पीएमएस भी आ गया। तो मेरे हिसाब से जो कोई अपर मिडिल क्लास या एचएनआई क्लाइंट होता है उसके लिए 1.25 लाख एग्जाम्पशन कोई बड़ी बात नहीं होती है। ओके, तो ये अंडरस्टूड है कि ये प्रोडक्ट में, हाइब्रिड प्रोडक्ट में आपको जो है, ये अरुदा की बात कर रहा हूं अभी के लिए, उसमें नो आपका एग्जाम्पशन ऑफ 1.25 लाख। और कोई क्वेश्चन यहाँ पे अरुदा के रेफरेंस है? आपको समझ में आ गया तो यस लिखिए, तो एटलीस्ट मुझे आइडिया है कितने मेंबर यहाँ पे एक्टिव है। समझ में आ गया तो यस लिखिए, नहीं समझ में आया तो आप क्वेश्चन पूछिए। हेलो हाँ बोलिए। सर, इसका रिडम्पशन डेट मतलब ये जो होती है साइकिल, वो मतलब कैसी होती है? तो इसीलिए अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पार्टनर डेस्क पे मैं एक बार बताऊंगा। ओके, पार्टनर डेस्क पे हमने हर एक चीज जो है अपलोड किया हुआ है। ओके, तो आपको वो पीपीटी डाउनलोड करनी होगी और आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि मैं बार बार बता रहा हूँ कि इवन दो आप SIF सर्टिफाइड हो गए, इसका मतलब ये नहीं कि आप सीधा सेल कर सकते। एवरी डे यू नीड टू पुट 1 hour फॉर लर्निंग फॉर नेक्स्ट 30-45 days। जब तक वो क्वालिटेटिव 30-45 आवर्स का आप टाइम इन्वेस्ट नहीं करेंगे, डेफिनेटली मैं इसके लिए, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि हम क्लाइंट को नहीं मिलेंगे, बट मेरा कहने का मतलब ये कि हमें टाइम देना पड़ेगा, तभी हमारी क्लैरिटी बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे हम डाउनलोड का जो आइकॉन है उसको हम रिसोर्स सेंटर कहते हैं, और यहाँ पे हम जब प्रोडक्ट SIF में जाएंगे तो हमने सारे SIF के प्रोडक्ट्स या उनकी फैक्ट शीट या उनके वीडियो सब कुछ हमने आपको दिया हुआ है। ओके, तो जब आप यहाँ पे मैं दिखा देता हूं, तो जब आप यहाँ पे डाउनलोड करके आप उसका, ये तो मैंने आपको क्विकली शेयर किया, बट यू नीड टू गो थ्रू इट थरली। आपको खुद को समझना पड़ेगा, आधा घंटा अरुदा के एक एक स्लाइड को समझना पड़ेगा। और कुछ क्वेश्चंस है तो आप नेक्स्ट वीक जब ज्वाइन करेंगे तो उसमें आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, तो उन्होंने क्या लिखा है, तो यहाँ पे लिखा है डेली सब्सक्रिप्शन आप इन्वेस्टमेंट एवरीडे कर सकते हैं, बट रिडम्पशन जो है वो ट्वाइस इन अ वीक है। ओके, हमने एक और कंटेंट बनाया है जो यहाँ पे मैं बताता हूँ फिर से एक बार, जो ऑलरेडी अवेलेबल है आपकी पार्टनर डेस्क पे। तो मैं उसको कहता हूँ FAB। तो यहाँ पे अरुदा का मैंने ऐड नहीं किया है, बट जो मैंने किया है, एक मिनट, अल्टी और मैग्नम का हो गया, मैं नेक्स्ट वीक में कर लूंगा। तो उसमें हमने सब कुछ दिया हुआ है। तो ये भी एक आपका शॉर्टकट हो सकता है कि जहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक प्रोडक्ट को कितने पार्ट में डिवाइड किया है, टाइप, बेंचमार्क, कोर स्ट्रेटेजी, सैटेलाइट स्ट्रेटेजी, फंडामेंटल डिफरेंस, डाउनसाइड प्रोटेक्शन, एक्सपेक्टेड मार्केट बीटा। ओके, तो ये भी आपको करना होगा। तो आप जब आधा घंटा 1 घंटा टाइम इन्वेस्ट करेंगे हर प्रोडक्ट को समझने के लिए, तो आपकी क्लैरिटी बढ़ेगी और तब जाके आप क्लाइंट को एक कॉन्फिडेंस से एक्सप्लेन कर पाएंगे। ओके,
So any query in Arudha, or shall I go ahead? ओके, कोई क्वेरी नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो दो बहुत इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है, तो मैं थोड़ा आपको बताना चाहूंगा कि ये जो हम जो दो प्रोडक्ट की बात करने वाले हैं, अल्टीवा, तो पहली प्रोडक्ट जो आई थी अक्टूबर 25 में, तब एनएफओ में इसने कलेक्ट किया था 300 करोड़। और अभी मार्च का मेरे पास अपडेटेड फिगर नहीं है, जब मेरे पास 10-15 मार्च के आसपास था फिगर, तो एनीवन गेस कितना था? 500 करोड़, 1000 करोड़, कितना उसका एयूएम हो चुका था? आप अनम्यूट करके बता सकते हैं, या लिख भी सकते हैं चैट बॉक्स में। प्रमोद जी ने लिखा 3000 करोड़, वेरी गुड। तो ये प्रोडक्ट ने 3000 प्लस करोड़ का यूएम कर दिया। तो आप देखेंगे कोई भी म्यूचुअल फंड का एनएफओ आता है, ओके, आज नहीं, कभी भी पास्ट में, ओके, जो तो उसने एनएफओ में मैक्सिमम कलेक्ट किया होगा, उसके बाद उसका एयूएम कम होता है, हमने देखा है नेक्स्ट 1-2 ईयर्स के लिए। तो ये प्रोडक्ट ने एयूएम उसका 10x किया। इसका मतलब कि ये प्रोडक्ट रियली जो मास एफिलुएंट या एचएनआई इन्वेस्टर को जो समझ में आई, या जो एडवाइजर या जो पार्टनर जाके एजुकेट कर पाए, तो क्लाइंट ने अपना एक 10-20% का एलोकेशन किया अपना डेट साइड का, ओके, टू अपग्रेड द डेट साइड टू गेट अ बेटर टैक्सेशन एंड बेटर रिटर्न। और मैग्नम का भी हम बात करें तो ये भी करीबन 1000 करोड़ से स्टार्ट हुआ था, ये भी मेरे हिसाब से 3000 करोड़ के आसपास होगा अभी। तो दोनों मिला के जब फिगर आएगा तो एटलीस्ट मिनिमम 6000 करोड़ का फिगर होगा, ज्यादा हो सकता है बट उसे कम नहीं होगा। तो ये प्रोडक्ट क्या कहती है? तो ये कैटेगरी को हमने नाम दिया, जो सेकंड कैटेगरी है कि हायर एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड बेटर टैक्स एफिशिएंसी। मुझे डबल बेनिफिट चाहिए। मैं एक एफडी का इन्वेस्टर हूँ, डेट का इन्वेस्टर हूँ, डेट म्यूचुअल फंड, फिक्स डिपॉजिट, कॉर्पोरेट एफडी, बॉन्ड एटसेट्रा, ओके। तो मुझे डबल बेनिफिट चाहिए। आई वांट अ 2-3% हायर रिटर्न देन द बॉन्ड and again better efficiency. So expected return 2-3% higher versus the bond debt fund FD, and 12.5% taxation after 1 year versus the up to 40% tax, ओके। तो उसके लिए आइडियल टाइम होराइजन क्या होना चाहिए आपका? 2 साल का। टैक्सेशन तो 1 साल के बाद हो जाएगा, बट यू वांट टू रियली कन्वर्ट इनटू रियलिटी, ओके। तो उनका जो बैक टेस्टेड डेटा है उस हिसाब से 2 साल आपका होना चाहिए। जब 2 साल करेंगे तो एवरेज 10% का उनका रोलिंग रिटर्न का रेट पास्ट डेटा बताता है, ओके। शॉर्ट टर्म में उसका रिटर्न एक्सआईआर फॉर्मेट में 14% भी था, और हो सकता है अभी मार्केट थोड़ा डाउन है तो 8% भी हो सकता है, ठीक है। लास्ट टाइम मैंने किया था एनालिसिस, तब 10% का उनका था। तो अभी हम देख लेते पहले कि ये प्रोडक्ट को कैसे हम डिवाइड करेंगे। तो टारगेट रिस्क एंड रिस्क टॉलरेंस, तो इसको मैं बॉन्ड प्लस कहता हूं, या आर प्लस कहता हूं, या लो प्लस कहता हूं। रिस्क टॉलरेंस लो है, तो पहला में लो था, तो यहाँ पे लो से हम प्लस कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी जो है कंजर्वेटिव हैबिट, मैंने नाम दिया है समझने के लिए। एज पर एएमसी प्रेजेंटेशन, इट इज प्लेस्ड बिटवीन द आर्बिट्राज फंड एंड इक्विटी सेविंग स्कीम। तो ये जो आपका आर्ब स्ट्रेटेजी है और इक्विटी सेविंग स्कीम है, उसके बीच में उन्होंने अपना अल्टीवा को रखा है। टारगेट रिटर्न तो के 9-10% हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2 इयर्स होराइजन के पर। टैक्स एफिशिएंसी 12.5% आफ्टर 1 ईयर, एंड विद इन 1 ईयर करेंगे तो आपको स्लैब रेट एप्लीकेबल होगा। आइडियल टाइम होराइजन बता दिया 2 इयर्स। एसेट एलोकेशन कैसा है उनका? ऑन एवरेज 40-60% बॉन्ड है। ग्रोस इक्विटी एक्सपोजर जो होता है 35-50% होता है, जिसमें वो कवर्ड कॉल स्ट्रेटेजी करते हैं, जिससे उनको एडिशनल रिटर्न मिलता है। आर्बिट्राज करेंगे तो 6-7% मिलता है, बट कवर्ड कॉल जो करते हैं उसमें 10-12% उनको रिटर्न मिलता है, ओके। और डाउन साइड प्रोटेक्ट करने के लिए वो डेल्टा एजिंग करते हैं, स्टॉप लॉस फ्रेमवर्क होता है। तो काफी सारी हमने उनका एक लास्ट वेबिनार किया था, उनमें बताया था, ओके। और मैंने लास्ट टू लास्ट में बताया था कि कैसे अल्टीवा जो है बेटर काम कर रहा है। उसका भी पीपीटी, उसका भी मैं दे दूंगा आपको। मैक्सिमम नेट इक्विटी एक्सपोजर 15% है। इनकम जनरेटिंग डेरिवेटिव स्ट्रेटेजी यूज करते हैं 10-20%। तो कहने का मतलब ये कि कोर उनका फाउंडेशन क्या है? बॉन्ड है, जहां पे 40-60% या एवरेज 50% बॉन्ड ले सकते हैं, ओके। और बैलेंस जो है उसमें वो 10%, एवरेज 10-15%
इक्विटी एक्सपोजर रखेंगे, और बाकी 35 to 40% में दे हैव अ कवर्ड कॉल स्ट्रेटेजी, इनकम जनरेटिंग स्ट्रेटेजी लाइक स्ट्रेडल, स्ट्रेंगल एक्सेट्रा। फंड मैनेजर उनके भावेश जैन एंड भावेश लाहौटी है। इफ आई जस्ट गिव यू आइडिया, जैसे इसमें दिया था उस हिसाब से अल्टीवा में, तो ये सब जो है आपको शॉर्टकट हो गया, ये सब जो है मैंने मेहनत करके आपको दे दिया है, जो यहाँ पे जो लिखा है उसी को मैंने आपको दे दिया है। तो हम रिटर्न की बात करूं, जो 2 साल की बात कर रहा हूँ कहाँ से आई, तो ये बता रहा है कि द बैक टेस्टेड स्ट्रेटेजी हैज आउटपरफॉर्म द आर्बिट्राज स्ट्रेटेजी ऑन अ 2 year रोलिंग रिटर्न बेसिस सिंस इंसेप्शन। तो एवरेज क्या है उसका 10%, जबकि आर्बिट्राज का कितना एवरेज था 6.6%। 10% इज द एवरेज। शॉर्ट टर्म में हो सकता है उसका नेगेटिव रिटर्न जा सकता है, ओके, 1 month या 3 month के लिए, बट 6 month एंड अबव उनका मिनिमम रिटर्न कितना था, तो कि 4.93%, ओके, और एवरेज कितना आया 10%। नेट इक्विटी एक्सपोजर कितना है 5 to 15%। और उनकी अभी जो लेटेस्ट फैक्ट शीट को हम समझे, तो फैक्ट शीट आपके सामने है, जिसमें जो कैश कैश का मतलब कि कैश फ्यूचर आर्बिट्राज एंड कवर्ड कॉल, तो दोनों मिला के कितना है 38%। फिक्स इनकम 44%, स्पेशल सिचुएशन में इक्विटी रहेगी, ओके। अदर डेरिवेटिव स्ट्रेटेजी जो है जिसमें मैं बात कर रहा हूँ आपका पेड अपनी स्ट्रेडल स्ट्रेंगल सब रहता है, ओके। रीड्स कितना है 2.69%, तो ये सब मिला के इनका 100% है। फिक्स इनकम में भी हम देखेंगे तो उनका जो पोर्टफोलियो का यील्ड है फिक्स इनकम का, हाँ यहाँ पे दिखा है फिक्स इनकम पोर्टफोलियो का यील्ड जो है 7.76% है। तो इसका मतलब कि वो आर्बिट्राज से फार बेटर मुझे आउटकम दे रहा है। कवर्ड कॉल जब यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे भी लिखा है कवर्ड कॉल जो है उसमें उनको कितना यील्ड मिल रहा है 10 to 12%। तो जब आप फैक्ट शीट पढ़ेंगे तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई जो भी यहाँ से अल्फा जनरेट होता है कैसे होता है। एक तो मैं बॉन्ड जो है वो मैं वहां पे 7.76 जनरेट कर रहा हूँ, जो भी मैं स्ट्रेटेजी यूज कर रहा हूँ कवर्ड कॉल स्ट्रेटेजी 38%, तो वहां पे मैं 10 to 12% का यील्ड में जनरेट कर रहा हूँ। सिलेक्टिव ओपन ऑफर स्पेशल आईपीओ भरा वहां पे 4.2% है। रीड्स एंड इन्विट का एक्सपोजर 2.7% है। तो ये फंड जो है, जो लेटेस्ट मेरे पास डेटा है, तो इस हिसाब से यहाँ पे मैंने अल्फा के टर्म्स में लिया है अभी। तो ये कंजर्वेटिव हाइब्रिड म्यूचुअल फंड है, उसके सामने उसने पॉजिटिव 1.3% का अल्फा दिया है। मैं यहाँ पे आपको ये भी बता दूं कि डेटा मैं कहाँ से लेता हूँ, ओके। तो आप भी कहीं पे कर सकते हैं, आप जाते हैं एमफी एसआईएफ एनएवी, तो नेट एसेट वैल्यू में जाएंगे, ओके, एसआईएफ में, तो ये अल्टीवा एसआईएफ का है, जो 27 मार्च की एनएवी जो थी रेगुलर प्लान की कितनी थी 10.222 थी। इसका मतलब 1 अक्टूबर को 20 अक्टूबर को ऑलमोस्ट आज से 4 महीने पहले जब हुई स्टार्ट, तो भी आज की डेट में इतना मार्केट में वॉलेटिलिटी है फिर भी उसकी एनएवी नेगेटिव नहीं हुई है। सो दैट इज अ गुड पॉइंट कि भाई ये एनएवी जो है 10 से कम नहीं गई है, आज भी उसका एब्सोल्यूट रिटर्न जो है वो 2.2% दिख रहा है। उसका मैं एनुलाइज कर दूं 4 महीने के हिसाब से, तो डेफिनेटली ये अभी करीबन 7% के आसपास दिख रहा है, बिकॉज ऑफ दैट कि ये मार्केट जो है उसमें उसको जो भी नेट पोजीशन होगी उसमें थोड़ा उसको लॉस गया होगा, इसीलिए। अदरवाइज जब 2 साल का हम टारगेट देखेंगे तो ये 10 की एनएवी आपकी अप्रोक्सीमेटली 11 तक पहुंच जाएगी, यानी कि 11 वो कंपाउंडेड हो जाएगी। 10 इंटू टाइम वैल्यू ऑफ मनी से करेंगे 11 का 12.1 के आसपास आपकी हो जाएगी।
एनी क्वेश्चन यहाँ पे अल्टीवा में कुछ क्वेश्चन है तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। आपको समझ में आ गया है तो आप चैट बॉक्स में यस लिख सकते हैं। Sir, हाँ बोलिए मैडम। sir, this equity component is in the form of the special situation and the stock that you have against which you will have a covered call, is it? So net equity. एक मिनट में बताता हूँ कैसे यहाँ पे कैलकुलेट होगा, जस्ट गिव मी 1 मिनट। तो देखिए अभी उनके पास इक्विटी एक्सपोजर लॉन्ग पे कितना है, 34%। ओके, ये उनके पास स्टॉक है। ओके, और यहाँ पे कैश फ्यूचर आर्बिट्राज जो है वो 38% है। ओके, फिक्स इनकम दे दिया। स्पेशल सिचुएशन का मतलब प्योरली यही होगा कि वो इक्विटी है कि दे हैव अप्लाइड इन दी आईपीओ और ओपन ऑफर। तो स्पेशल सिचुएशन में आईपीओ में इन्वेस्ट करते, ओपन ऑफर में इन्वेस्ट करते, या उन्होंने जो किया होगा उनके स्टॉक्स होंगे वो आ जाएगा। ओके, अदर डेरिवेटिव स्ट्रेटेजी में कहीं पे पेयर ट्रेडिंग करते हैं तो भी वो नेट इक्विटी एक्सपोजर में आता है, तो हो सकता है यहाँ पे 2-3% यहाँ पे से आ सकता है। तो मेरे हिसाब से आज की डेट में उनके पास 7-8% इक्विटी एक्सपोजर होना चाहिए। बट फिर भी एक मैं, क्योंकि ये जो है प्रीमियम अमाउंट है, इसलिए हमें पता नहीं चलता है कि उन्होंने एक्सपोजर कितना लिया है। दिस इज प्रीमियम अमाउंट। जो कि YTM उनका 7 लिखा हुआ है, सिलेक्टिव आईपीओ में 4.2% है। तो मेरे हिसाब से क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है, बट हम ऐसा कह सकते हैं कि इट इज अ बिटवीन 5-10%। हम हायर साइड कहे तो 10% है, लोअर साइड कहे तो 5% के आसपास अभी इक्विटी एक्सपोजर है, नेट इक्विटी एक्सपोजर। तो ये एक रियली एक इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है क्लाइंट के पर्सपेक्टिव से। जो क्लाइंट कॉर्पोरेट एफडी, बॉन्ड या डेट फंड में इन्वेस्ट करता है और 7-8% रिटर्न अर्न करता है। ओके, और कई बार क्लाइंट क्या करता है कि एक्सट्रीम क्रेडिट रिस्क लेता है। आज की डेट में हम ऐसा सोचते हैं, काफी सारी एड आती है ये ऐप की, स्टेबल मनी है या कोई बॉन्ड की ऐप की, कि भाई मेरा रिटर्न 11% का मतलब 11%। ओके, बट 11% कब होगा कि जब वो इश्यूअर सॉल्वेंट है। तो इश्यूअर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो आपका प्रिंसिपल इंटरेस्ट दोनों पोस्टपोन हो सकता है और हेयर कट भी लेना पड़ता है। तो पीपल डोंट अंडरस्टैंड दी क्रेडिट रिस्क। उनको लगता है कि 9% का बॉन्ड, तो मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि आपके क्लाइंट जो हाई रिस्क बॉन्ड लेते हैं 9%, 10%, वो उसमें जो एक्सट्रीम क्रेडिट रिस्क लेना है, इससे अच्छा तो हम यहाँ पे अल्टिया में मार्केट लिंक प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करते हैं। तो दो बेनिफिट है, एक तो जो एक पोर्टफोलियो बनेगा वो 40-50 सिक्योरिटी का बनेगा। लेट्स से बॉन्ड्स है तो एटलीस्ट 20-25 बॉन्ड में डिवाइड होगा, तो क्रेडिट रिस्क आपका मिटिगेट होगा। फंड मैनेजर बेटर तरीके से क्रेडिट रिस्क मिटिगेट करेगा। सेकेंडली, वो डेरिवेटिव स्ट्रेटेजी जो है वो प्रोफेशनली यूज करके, ओके, विथ 10-12% नेट एक्सपोजर 2 साल के बाद वो ऑन एवरेज 9-10% का रिटर्न निकाल के देगा। चलो बॉन्ड का रिटर्न 9% है तो ये भी 9% निकाल के देगा, बट बॉन्ड पे फिर भी आपको 30% टैक्स लगेगा, जबकि यहाँ पे आपको कितना लगेगा, 12.5% लगेगा। और वहां पे वो आपने सिंगल बॉन्ड ले लिया 25-50 लाख का, और कल वो बॉन्ड डिफॉल्ट हो गया, तो देन पीपल क्राई कि मेरी लाइफ सेविंग चली गई। तो हु इज रिस्पॉन्सिबल? द इंडिविजुअल इज रिस्पॉन्सिबल ना। तो इसीलिए मेरे हिसाब से कोई भी रिटेल इन्वेस्टर है, रिटेल का मतलब कोई भी HNI को भी हम
एक हम रिटेली कहते हैं कि भाई हम एक बड़ा अमाउंट हमारे डेट पोर्टफोलियो की एक बॉन्ड में डाल देते हैं, 50 लाख, 1 करोड़, और बाद में वो बॉन्ड डिफॉल्ट होता है। ओके, और पास में काफी सारे एक्सपीरियंस हुए हैं, यस बैंक का बॉन्ड या आपका DHFL की कॉर्पोरेट FD या कोई कोऑपरेटिव बैंक डिफॉल्ट हो गई। तो इट इज बेटर कि भाई आप फंड के थ्रू जाइए ना, आप क्यों अपना कर रहे हैं। तो ये एजुकेट आपको करना पड़ेगा, क्योंकि क्लाइंट तो एक थॉट से आ जाएगा कि भाई यहाँ पे तो आपकी NAV फ्लक्चुएट होगी, यहाँ पे तो कुछ है नहीं, फिक्स है। बट वो फिक्स कब तक है? जब तक वो इश्यूअर सॉल्वेंट है तब तक। जब इश्यूअर इंसॉल्वेंट हो गया उस दिन पे सब कुछ खत्म हो जाएगा। ओके, तो वो अंडरलाइन रिस्क को समझते नहीं है। तो इसीलिए हम ऐसा नहीं कह रहे कि भाई पूरा पैसा वो आपको दे देंगे। ऐसा है, हो सकता है 10-20% का एलोकेशन कर सकते हैं। ओके, तो उसको ही फायदा होगा और आपको फायदा होगा। तो ये हमने बात की अल्टीवा की। हम आगे बढ़ते डिस्कशन में। तो नेक्स्ट यही कैटेगरी में दूसरा प्रोडक्ट है जिसको हम कहते हैं मैग्नम। तो उसमें भी सेम है, टारगेट रिस्क एंड रिस्क टॉलरेंस, बॉन्ड प्लस, आर प्लस और लो प्लस, सेम इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी, प्लेस बिटवीन द आर्बिट्राज एंड इक्विटी सेविंग स्कीम, टारगेट रिटर्न हम सेम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, टैक्स एफिशिएंसी, यहाँ से दो डिफरेंस है, ये दोनों का सेम रहेगा। टैक्स एफिशिएंसी उसकी 1 ईयर के बाद 12.5%, बट विद इन 1 ईयर में होगा तो 20% STCG है। तो क्या डिफरेंस है? एसेट एलोकेशन का डिफरेंस है। मेजर डिफरेंस कहाँ पे आएगा दोनों के बीच में? एसेट एलोकेशन। अल्टीवा ने अपना कोर जो है इन्वेस्टमेंट बॉन्ड से किया है, 40-60% बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं, जबकि ये इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम है। उसने क्या किया कि हम मिनिमम ग्रोस एक्सपोजर कितना रखेंगे? 65-75% का। यानी कि वो वहां पे क्या करेंगे? 30-50% का आर्बिट्राज करेंगे, 23% कॉलर स्ट्रेटेजी करेंगे, जहां पे आउट दी मनी कॉल सेल करते हैं और आउट दी मनी पुट बाय करते हैं, जहां पे रिटर्न उनको 8% जितना मिलता है। मैक्सिमम 10% इक्विटी रखेंगे, और बैलेंस जो है डेट में 25-35 और रीट इनविट्स में 0-10%। तो ये जो उनका एलोकेशन है, उस एलोकेशन से भी उनका बैक टेस्ट रिटर्न कितना आ रहा है? 9-10% आ रहा है, बेस्ड ऑन दी देयर बैक टेस्टेड आउटकम। बट रिलेटिवली हम बात करें पिछले 4 मंथ के पीरियड में, तो ये प्रोडक्ट ने अल्टीवा को अंडर परफॉर्म किया है। अभी हम NAV देखेंगे, एग्जांपल लेटेस्ट NAV मैग्नम की। तो मैग्नम की देखो NAV कितनी है? 10.01। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि उसने नेगेटिव रिटर्न दिया है, बट यहाँ पे प्रैक्टिकली 4 मंथ का रिटर्न जो है 0 हो गया। 0.10% का मतलब कुछ नहीं है, 0% है। जबकि यही प्रोडक्ट ने आपको रिटर्न कितना दिया? अल्टीवा ने 2.2% का दिया, यानी कि एक्स्ट्रा 2.1% का रिटर्न मिला। यानी कि मैंने 10 लाख डाले होते एग्जाम्पल NFO में। ओके, 10 लाख मैंने NFO में दोनों में डाले हैं, अल्टीवा में और मैग्नम में 10 लाख। तो ये 10 लाख का 10 लाख 22,000 हो गया। ओके, एग्जाम्पल। और ये 10 लाख का 10 लाख 1,100 रुपया है। ऑल आर विथ मी? तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि समझो कि मेरी वैल्यूडेशन क्या होगी एज ए विद इन दैट। इफ आई एम अ क्लाइंट सेंट्रिक एडवाइजर, तो मैं क्लाइंट को सजेस्ट करूंगा कि भाई आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 10 लाख करना है, तो मैं प्रेफरेंस दूंगा अल्टीवा को, क्योंकि उसका बेटर परफॉर्मेंस है, बेटर रिस्क मैनेजमेंट है, बेटर वो कर रहे। ओके, तो 50 लाख कर रहे तो हो सकता है 30-20 कर सकते हैं, 1 करोड़ कर रहे हैं तो हो सकता है 70-30 कर सकते हैं। बट यहाँ पे हम विद इन दैट अल्टीवा को हम प्रेफरेंस दे रहे हैं। कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। यहाँ पे दोनों के कंपैरिजन में कुछ क्वेश्चन है तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। Is it because of the equity, core equity in Magnum, they have underperformed in the current market? It may happen that when market will bounce back, they may outperform the Altiva. Is it so, sir? नो, लास्ट टाइम वी डिस्कस इन डिटेल, उसका भी हमने वीडियो बनाया है। ओके, तो देखिए अल्टीवा क्या करता है। अल्टीवा जो है वो कवर्ड कॉल स्ट्रेटेजी करता है। तो एक एग्जांपल देता हूँ कि मैं 100 रुपीज का एक स्टॉक चल रहा है मार्केट प्राइस, और उसका मैं 30 अप्रैल का एग्जांपल ले रहा हूँ कि मैं उसका सेल करता हूँ
कॉल सेल करता हूँ, मेरे पास अंडरलाइंग स्टॉक है, ओके, 100 रुपीज का, और उसका कॉल सेल करता हूँ, तो वो स्ट्रेटेजी को हम कवर्ड कॉल कहते हैं। तो इसमें लेट से कि मुझे प्रीमियम मिल रहा है एग्जाम्पल 2 रुपया, ओके, और मैं डाउन साइड प्रोटेक्शन के लिए कुछ नहीं करूंगा। मैं डाउन साइड प्रोटेक्शन के लिए मैं क्या करूंगा, कुछ नहीं करूंगा का मतलब कि मैं कोई बाय नहीं करूंगा। मैं डाउन साइड प्रोटेक्शन के लिए मैं स्टॉप लॉस फ्रेमवर्क रखूंगा, मैं डेल्टा हेजिंग करूंगा, ओके। ये सब हमने वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया, अभी मैं टाइम नहीं है इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैं मेरा रिस्क मैनेजमेंट करूंगा, जैसे मैं मेरा हो सकता है हर एक स्टॉक में 2% से ज्यादा मेरा एक्सपोजर नहीं होगा, 2 से 3% मैक्सिमम। तो ये करने से मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मुझे एग्जाम्पल मैंने 2 की जगह पे 1.5 कर देता हूँ, 15% का यील्ड मिला। कितना मिला मुझे? 15% का, ओके। या मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 1.5 इंटू 12 तो 18% का मुझे यील्ड मिला। यहां तक आपको समझ में आ गया? यस यस। ओके, तो अभी ये क्या कर रहा है मैग्नम? मैग्नम ये कर रहा है कि भाई हम क्या करेंगे, कॉलर स्ट्रेटेजी लेंगे। पहला तो वो क्या करेंगे, आर्ब करेंगे, उसका 40 to 50% क्या होगा, आर्बिट्राज। जो यहाँ पे बॉन्ड है, तो बॉन्ड में मुझे 7.75 मिल रहा है अल्टीवा में, जबकि आर्बिट्राज में मुझे लेट से के 6.5 मिल रहा है। तो वहां पे मुझे 1% का ऐसे ही लॉस जा रहा है मिनिमम, बिकॉज ऑफ दी आर्बिट्राज वर्सेस बॉन्ड डिफरेंस। सेकंड जो 30 to 40% है, वहां पे वो कॉलर कर रहे हैं। कॉलर में क्या करेंगे कि 100 रुपीज का मेरे पास स्टॉक है, ओके, और मैंने उसका कॉल सेल किया 1.5 पे, और मैंने पुट बाय कर लिया। ये किया मैंने 103 पे सेल किया। यहाँ पे मैं लिखना रह गया था, मैं लिख देता हूँ कि मैंने ये 103 पे किया है कॉल सेल, 103 पे किया है। इसका मतलब 3% का मैं अपसाइड कैप्चर किया, ओके। यहाँ पे मैंने 103 का मैंने 1.5 किया, पुट में 94 का बाय कर रहा हूँ, और वो बाय किया मैंने 0.5 पे, ओके। तो मेरा इफेक्टिव रिटर्न क्या हुआ, ये बाय किया इसका मतलब देना पड़ेगा, तो 1.5 माइनस 1.5, इफेक्टिव 1 इंटू 12, तो 12% का यील्ड हो गया। तो पहले मेरा अल्टीवा में 18% का यील्ड मिल रहा है, यहाँ पे मुझे 12% का यील्ड मिल रहा है, वो डिफरेंस। तीसरा जो मेन इंपॉर्टेंट है कि मैंने क्या सोचा, कवर्ड कॉल स्ट्रेटेजी में जब तक 6% तक डाउन साइड जाएगा तब तक मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। यानी कि एक दिन में 100 रुपए का स्टॉक, या एक वीक में 100 का 96 हो गया, 94 हो गया, ओके, तो मेरा नेट एक्सपोजर लेट से 10% है या 15% नेट एक्सपोजर, यानी कवर्ड कॉल जो ये कॉलर स्ट्रेटेजी में मेरा 20% का एक्सपोजर है स्टॉक का, तो ये 94 हो गया, तो मुझे क्या इफेक्टिव होगा, 20% जो है 100 का 20, और यहाँ पे कितना डाउन जाएगा, 6% पकड़ लो, तो कितना होगा, 3% के आसपास जाएगा आपका। तो ये 17% एग्जाम्पल हो गया। तो उसकी इम्पैक्ट आएगी, लेट से यहाँ पे ज्यादा नहीं आ रही है, तो फिर भी 3-4% की इनकम आती है, ओके। तो कहने का मतलब मुझे क्या हो रहा है कि जो आर्बिट्राज का रिटर्न है, जब बेयर मार्केट आता है तो आर्बिट्राज का रिटर्न जो है वो कवर्ड कॉलर स्ट्रेटेजी में जो मुझे डाउन साइड लॉस जाता है उसके साथ सेट ऑफ हो जाता है, तो मुझे उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि एसबीआई का हमने एक बार कॉन कॉल किया था, उसका एक प्रोडक्ट हेड आया था, मुझे ऐसा लग रहा है कि एसबीआई जो है, क्योंकि मैंने थोड़ा डिटेल डिस्कशन किया अलग अलग मार्केट में, तो एडलवाइज जो है उसका ब्रोकिंग का बैकग्राउंड है, दे आर वेरी एग्रेसिव ऑन रिस्क मैनेजमेंट साइड। जबकि यहाँ पे एक एएमसी जो है वो एक स्टैंडर्ड उनकी थॉट है कि आर्बिट्राज करेंगे और साथ में कॉलर स्ट्रेटेजी करेंगे, और हम एग्रेसिवली रिस्क मैनेजमेंट नहीं करेंगे। तो उनका वहां पे ऐसा कोई स्टॉप लॉस फ्रेमवर्क, डेल्टा हेजिंग ऐसा कुछ नहीं है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि उनका थियोरेटिकली बहुत अच्छा रहा कि भाई 99% मिलेगा भी 2 साल के बाद, बट टेक्निकली वो अपना जो है डाउन साइड अपना प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, या कम प्रोटेक्ट कर पाए, इसलिए उसका रिटर्न जो है अल्टीवा से थोड़ा कम हो गया। तो मैं ये बात कर रहा हूँ कि 2 साल के बाद भी समझो दोनों सेम पे आते हैं एग्जाम्पल, तो यहाँ पे ये एनएवी की वॉलेटिलिटी ज्यादा होगी मैग्नम की कंपेयर टू दी एनएवी ऑफ दी एग्जाम्पल अल्टीवा। यानी कि मैं बात कर रहा हूँ
कि मैग्नम की एनएवी ऐसे ऐसे करके यहाँ पे पहुंचती है, तो ये जो है अल्टीवा की एनएवी, पहले तो लॉजिकली सेम आना नहीं आएगा ही नहीं सेम, बट एग्जांपल सेम आता है दोनों का 10% ये मैग्नम का, तो ये वॉलेटिलिटी जो है यहाँ पे कम होगी, तो क्लाइंट विल हैव अ मोर कॉन्फिडेंस व्हेन इट इज अ बिकॉज ऑफ मेरी एनएवी की वॉलेटिलिटी कम है। और मेरा मेरा पर्सनल मानना ये कि अल्टीवा 2 साल के बाद 1-2% से बीट करेगी। हो सकता है कि मैग्नम का 9% है तो अल्टीवा का 10% रहेगा, या अल्टीवा का मैग्नम का 10% है तो अल्टीवा का 11% रहेगा। बेस्ड ऑन दिस लास्ट 4 मंथ परफॉर्मेंस हम ये कह सकते हैं, और जो हमने इंटरेक्शन किया एएनसी के टॉप मैनेजमेंट के साथ, तो ये कह सकते हैं। थैंक यू। और कोई क्वेश्चन यहाँ पे समझ में आ गया तो आप यस लिखिए, तो मुझे कॉन्फिडेंस है कि चलो हम जो टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं आपको इनपुट देने में, तो ये कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट मिल रहा है। तो हमने 2 प्रोडक्ट कर लिया, 2 स्ट्रेटेजी कर ली। पहली स्ट्रेटेजी हमने किया जिसमें हमने बात की बेटर टैक्स एफिशिएंसी, ओनली नो एक्स्ट्रा रिटर्न। सेकेंड स्ट्रेटेजी में दोनों हमने किया बेटर टैक्स एफिशिएंसी एंड बेटर रिटर्न, हायर एक्सपेक्टेड रिटर्न, जिसमें 2 प्रोडक्ट की अल्टीवा एंड मैग्नम। तीसरी जो स्ट्रेटेजी जो है ओके, जिसको हम कहते हैं यहाँ पे हायर एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड बेटर टैक्स एफिशिएंसी, पर यहाँ पे रिस्क थोड़ा बढ़ गया। तो आपका एफडी का क्लाइंट जो है उसका इन्वेस्टमेंट होराइजन 3 to 4 ईयर का है, ओके 2 to 3 ईयर्स का मिनिमम है, 3 to 4 ईयर्स नहीं कहूंगा, 2 to 3 ईयर्स, क्योंकि ये थोड़ा मैं इंप्रूव कर देता हूँ। तो आपका टाइम होराइजन क्लाइंट का मिनिमम 2 ईयर्स है, या आइडियली 3 ईयर तक चला जाता है, ओके 3 साल कर देते हैं हम एवरेज। तो 3 साल का क्लाइंट का टाइम होराइजन है और थोड़ा ज्यादा रिस्क लेना चाहता है, तो उसको हमने बॉन्ड प्लस प्लस किया है। तो एक्सपेक्टेड क्या मिलेगा, 3 to 4% हायर देन दी बॉन्ड, यानी कि उसमें 2 to 3% लिखा है, यहाँ पे 3 to 4% लिखा है। एंड टैक्स एफिशिएंसी सेम रहेगी 12.5%। तो उसमें जो प्रोडक्ट है एपेक्स जो बिरला की लास्ट मंथ आई, टारगेट रिस्क एंड रिस्क टॉलरेंस बॉन्ड प्लस प्लस, या इक्विटी सेविंग से थोड़ा एक स्टेप ज्यादा, या बेप से माइनस हम कर रहे हैं, एंड हम कह रहे हैं लो प्लस प्लस। ओके, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी क्या है, प्लेस बिटवीन इक्विटी सेविंग स्कीम एंड बेफ। रिटर्न प्रोफाइल क्या हम कह रहे हैं 10 to 11%। टैक्स एफिशिएंसी सेम 12.5% आफ्टर 1 ईयर, बट आइडियली होराइजन आपका, मैं कंजर्वेटिव रहूं तो 3 साल का पकड़ के चलिए कि 3 साल में आपको ये रिटर्न कन्वर्ट होगा। एसेट लोकेशन में क्या है 0 to 25% आर्बिट्राज कर रहे, डेट में 35 to 65 कर रहे, नेट इक्विटी एक्सपोजर उनका 0 to 44% के बीच में रहेगा। ओके, शॉर्ट उनका कोई वैसा प्लान है नहीं, तो मैं निकाल देता हूँ, ये थियोरेटिकल लिखा है। तो कहने का मतलब है कि ये ग्रोस इक्विटी एक्सपोजर रखेंगे 35% का, ओके, जो मुझे टैक्सेशन बेनिफिट के लिए कि भाई मेरा मिनिमम ग्रोस 35% का होना चाहिए इक्विटी में, और 65% बैलेंस में आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे समझो कि आर्बिट्राज मेरा 0 to 25 है, ओके, तो 25 मैक्सिमम आर्बिट्राज होगा, तो उस समय 10% का मेरा क्या होगा, नेट इक्विटी एक्सपोजर होगा। तो जैसा मेरा ग्रोस इक्विटी एक्सपोजर क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो ये प्रोडक्ट जो है हमने उसका लास्ट मंथ ही किया था, अपना लॉन्च किया था, उसका वीडियोस अवेलेबल है, मैं आपको ये पीडीएफ शेयर करूंगा, उसमें भी उसकी लिंक रहेगी। ओके, और इसके बाद जो है ये प्रोडक्ट जो है कंपैरेटिवली थोड़ी पैसिव मुझे लगी, क्योंकि वहां पे जो फंड मैनेजर है लवलिश सोलंकी, वो इक्विटी सेविंग स्कीम प्रिडोमिनेटली देखते हैं, ओके, और मोहित शर्मा फिक्स इनकम देखते हैं। तो हमने पूछा था कि भाई आपके पास कोई लॉन्ग शॉर्ट का फंड मैनेजर, तो उन्होंने बताया कि भाई नहीं मैं ही करूंगा। इक्विटी में भी उन्होंने बताया कि हम निफ्टी बास्केट ले लेंगे, हम अपना कुछ दिमाग नहीं लड़ाएंगे, निफ्टी 50 स्टॉक का जो एलोकेशन है यानी कि इंडेक्स ही ले लेंगे इनडायरेक्टली। तो मेरे हिसाब से ये प्रोडक्ट जो है हो सकता है कि जो ये बॉन्ड प्लस प्लस में भी थोड़े कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है
ओके, वो ले सकते हैं। ओके, और दूसरा मैं बात करना चाहूंगा जो मुझे अच्छा लगा, वो डाइना का एक्टिव एसेट एलोकेटर लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रेटेजी, सेम कैटेगरी में है। ये हाइब्रिड नहीं है बट ये सेम कैटेगरी में है, इसलिए मैंने इंट्रोड्यूस किया इसके साथ समझाने के लिए, क्योंकि एज पर सेबी गाइडलाइन ये हाइब्रिड में नहीं है, उसका एक्टिव एसेट एलोकेटर में है, बट उसका जो एलोकेशन जो है वो मल्टी एसेट जैसा है। तो मैंने अभी लिंक किया कि कौन सी जगह पे प्लेस करूँ उसको। तो उसका टारगेट रिस्क क्या होगा, बॉन्ड प्लस प्लस या इक्विटी सेविंग प्लस प्लस, बेफ माइनस और रिस्क लो प्लस प्लस। इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी क्या है, सेम हम कह सकते हैं इक्विटी सेविंग एंड बेफ के बीच में। टारगेट रिटर्न हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं बॉन्ड प्लस प्लस 10 to 11%। टैक्स एफिशिएंसी सेम। टाइम होराइजन आप पकड़ के चलिए 3 साल का एवरेज। तो यहाँ पे ये आपका इक्विटी एक्सपोजर क्या होगा, 20 to 50%, डेट 20 to 65%, ओके, शॉर्ट अप टू 25%, एंड कमोडिटीज जो है वो 0 to 25। तो यहाँ पे हमें एडिशनल एसेट क्लास मिलता है, इक्विटी, डेट और उसके साथ कमोडिटीज। और जो फंड मैनेजर है हर्ष अग्रवाल, तो उसने टाटा एएमसी में काम किया है, एआईएफ में, और वहां पे मल्टी एसेट का पोर्टफोलियो उसने मैनेज किया हुआ है, और उसका एक अच्छा एक्सपीरियंस है लॉन्ग शॉर्ट का। ओके, जो आप वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको आइडिया आ जाएगा। तो मुझे सिलेक्ट करना है विद इन 2 में, कि ये कैटेगरी में मुझे सिलेक्ट करना है किसी को, एपेक्स वर्सेस डाइना। तो बेटर प्रीफर रहेगा क्लाइंट को डाइवर्सिफिकेशन के पॉइंट से डाइना एक्टिव एसेट एलोकेटर। यहाँ पे हम देखेंगे डाइना में, तो ये उनका जो यील्ड निकाला है, तो ये उनका यील्ड दिखाया है कि कैसे 100 रुपीज या 1000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट ग्रो किया है उनकी पीपीटी में। जो बेंचमार्क का यील्ड जो है वो ये उन्होंने कुछ एक्टिव नहीं किया। बेंचमार्क जो हमने एक एसेट एलोकेशन कर दिया डेट, इक्विटी और कमोडिटीज में, तो भी उसका बेंचमार्क का रिटर्न कितना आ रहा है, 10.3% आ रहा है। उसका वोलेटिलिटी बहुत कम आ रहा है इंडेक्स से या आपका बॉन्ड से तो ज्यादा होगा बट वेब से कम होगा, और ये उसका शार्पी रेशियो है। तो कहने का मतलब ये कि कहीं ना कहीं हम यहाँ पे 10 to 11% एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आप वीडियो भी देख सकते हैं मोर डिटेल के लिए। जो हर्ष अग्रवाल है, having nearly 2 decades of long short investing experience, trained under the so and so, former head of alternative strategy at Tata AMC, managing multi-asset category CAT 3, peak AUM 3000 करोड़। ओके, तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से ये एक अच्छा ऑप्शंस रहेगा। एक और क्वेश्चन आया था, कैन दिस फंड बी कंसिडर्ड फॉर एसडब्ल्यूपी? यस, आप अल्टीवा और मैग्नम जो है उसको 2 साल के बाद क्लाइंट को कह सकते हैं कि 2 साल के लिए आप इन्वेस्ट करिए अल्टीवा मैग्नम में, 2 साल के बाद उसमें से एसडब्ल्यूपी करिए, तो उसके एक रिटर्न जनरेट हो जाएगा 10 लाख का। एटलीस्ट क्लाइंट को 12 लाख हो गया, उसके बाद वो हर महीने उसमें से लेट सके साल का 7-8% का विड्रॉ कर सकता है। यानी कि 8% पे ले लेते हैं, तो आप 8/12 करेंगे, ओके, तो वो पर्टिकुलर अमाउंट जो है इन्वेस्ट विड्रॉ कर सकता है, लेट्स से 10,000 5,000 पर मंथ के हिसाब से या 7,000 पर मंथ के हिसाब से, एंड दैट्स हाउ वी कैन जनरेट द एसडब्ल्यूपी। या ज्यादा करना है तो भी कर सकते हैं, बट कैपिटल बाद में 0 हो जाएगी। समवन सेज आई वांट टू विड्रॉ आफ्टर 2 years 10,000 एवरी मंथ, यस वन कैन डू इट, बट एक आप ज्यादा विड्रॉ करेंगे रिटर्न से तो हो सकता है आने वाले 5-6 साल में आपकी कैपिटल 0 हो सकती है। तो क्लाइंट को पता है तो वो हिसाब से भी कर सकता है। यहाँ पे कोई क्वेश्चन, ये 2 स्ट्रेटेजी के बीच में कोई क्वेश्चन है तो बता सकते हैं। समझ में आ गया तो आप यस लिखिए। इट इज रीओपनिंग डायना एक्टिव। हाँ बोलिए ना प्रभु जी। कब से ओपन हो रहा है सर दोबारा? ये खत्म कब हुआ था? ये मैं चेक करके बताता हूँ। हाँ, आपका तो हो गया होगा ओपन। नहीं, 30th से कह रहे थे शायद, 30th के बाद। हाँ तो आ जाएगा, नेक्स्ट वीक तक आ जाएगा, क्यों टेंशन। सर इसका लेकिन अभी पे आउट का भी नहीं आया अभी तक। आ जाएगा, वो हमने एनएफओ में नहीं दिया था, आपके सिस्टम में आ जाएगा अभी। अच्छा, अब आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि कोई एएमसी के साथ जो हेल्दी रिलेशन नहीं होते तो उसका थोड़ा श्री सर नहीं करते प्रमोट, तो उसी वजह से नहीं दिया होगा, बट ये आपके सिस्टम में ऑटोमेटिकली डिस्प्ले हो जाएगा।
ओके, और कोई राइट। क्वेश्चन यहाँ पे समझने में? तो हम आगे बढ़ते हैं, टाइम जा रहा है, उसके बाद कुछ क्वेश्चन होंगे तो लेंगे। तो लास्ट जो कैटेगरी है जिसको हम कहते हैं बेफ कैटेगरी, तो ये हायर एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड बेटर टैक्स एफिशिएंसी। तो कोई क्लाइंट जो है वो सोच रहा है कि भाई मुझे एटलीस्ट 3 से 5 साल के लिए इन्वेस्ट करना है। ओके, मैं तो बताऊंगा कि भाई आप 5 साल का होराइजन है तो ही बेफ दीजिए, क्योंकि जो अभी वॉलेटिलिटी चल रही है तो इट इज एडवाइजेबल कि एटलीस्ट 4-5 इयर्स का आप उनको होराइजन दीजिए। तो क्या एडवांटेज क्लाइंट को मिलेगा? तो क्लाइंट को क्या है कि बेफ, हाँ बोलिए। तो क्लाइंट को जो है वो बेफ जो म्यूचुअल फंड है वो कैटेगरी से 102% ज्यादा रिटर्न की एक्सपेक्टेशन मिलेगी वही रिस्क में, या हम कह सकते हैं निफ्टी रिटर्न मिलेगा। क्योंकि हमने लास्ट टाइम भी बताया था कि जो बेफ कैटेगरी में म्यूचुअल फंड जो होते हैं, बेफ एमएफ और बेफ कैटेगरी में एसआई, तो काफी सारे कंस्ट्रेंट रहते हैं। जैसे कंस्ट्रेंट है पहला आपका कवर्ड कॉल का, तो कवर्ड कॉल सिर्फ निफ्टी 50 में हो सकता है, और उसका लिमिट है कुछ 30% ऑफ एयूएम। कोई मुझे 15% बता रहा था, कोई 30 बोल रहा था, इसे दोनों लिख रहा हूँ। ओके, क्योंकि अलग अलग फंड मैनेजर से बात होती है, क्योंकि इतने सब डिटेल लिखते नहीं है उनकी पीपीटी में। तो 50 to 30% ऑफ दी एयूएम ही हो सकता है। यहाँ पे आप कवर्ड कॉल कर सकते हैं एक्रॉस बोर्ड ऑल एफ एंड ओ स्टॉक में। सेकेंडली 100% कर सकते हो ऑफ एयूएम, तो उसे आपका क्या है कि रिटर्न प्रोफाइल बढ़ जाता है। सो दैट इज दी वन बेनिफिट। सेकंड, आप जो है बेफ में कहने के लिए डायनामिक रहता है, बट वो बहुत स्लो रहता है। आप देखेंगे कि जब फैक्टशीट आएगी मार्च की, तो बेफ के एमएफ जो है वो इक्विटी एक्सपोजर इतना नहीं बढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि वो स्लो है, वो 40 to 80 लिखते हैं, बट बहुत स्लो रहता है उनका। जबकि यहाँ पे एग्जाम्पल डायनामिक है तो भी वो बहुत फास्ट रहेंगे। ओके, उसकी स्पीड जो है ज्यादा रहेगी, बेटर रहेगी। और यहाँ पे वो -10% से लेके कई केस में पर -25% भी है। ओके, और +75% जा सकते हैं। इसका मतलब दे हैव साइकिल के हिसाब से वो अपने आप को +75 भी कर सकते हैं, 0 भी कर सकते हैं, नेगेटिव भी कर सकते हैं। आप सबने देखा होगा कि क्यूसी हाइब्रिड जो है बहुत कम टूटा। तो क्यूसी हाइब्रिड ने क्या किया, मैंने वो फैक्ट शीट का एनालिसिस किया। ओके, तो क्यूसी हाइब्रिड ने क्या किया, अपने आप को इक्विटी बहुत कम कर दिया। नेट इक्विटी जो है उसका यहाँ पे सिर्फ 28, ग्रोस इक्विटी ही सिर्फ 28% का है। ओके, हाँ, नेट इक्विटी 28% का है, और बाद में 28% उसका आर्बिट्राज हेज है, डेट है और इन्विट है। ये डेट है और ये इन्विट है। तो उसने क्या किया, अपना इक्विटी एक्सपोजर को बहुत कम कर दिया। तो उसे क्या हुआ कि उसका अल्फा जो है, आप देखेंगे जो भी मेरे पास डेटा है इस हिसाब से, ये वाईटी के, तो हाइब्रिड में जो है ये अपना कहाँ गया हाइब्रिड आईसी पाया। ओके, इसमें क्यों मैंने लिखा नहीं है, इसमें रह गया है। ओके, ये रहा, पहला ही है क्यूसिफ का हाइब्रिड। तो देखिए उसका अल्फा 4.21% है, वो भी बेफ कैटेगरी के सामने। तो मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ कि कोई फंड मैनेजर जो है बहुत एग्रेसिवली अपने आप को कम कर सकता है इक्विटी एक्सपोजर, हेजिंग करके, कवर्ड कॉल करके। ओके, यहाँ पे टिटेनियम का अल्फा भी पॉजिटिव है, आईसिप का अल्फा हमने नहीं निकाला है। ओके, क्योंकि वो बेफ का पर्टिकुलर ऑड पीरियड का रिटर्न अवेलेबल नहीं था। ओके, एक मंथ का देखेंगे तो एक मंथ 20 to 20 का हम देखते हैं, तो उसमें क्यूसिफ का सबसे ज्यादा है 4.72, टिटेनियम का क्लोज टू 0 था, और आईसिप का नेगेटिव था। तो इसका मतलब क्या है कि विनर जो है वो वही होता है कि वो अपने आप को फास्ट मूवमेंट करता है। तो यहाँ पे हम एक जनरल बात करें, ये तो पर्टिकुलर शॉर्ट पीरियड का है। जब हम लॉन्ग पीरियड देखेंगे 3 से 5 साल का, तो हम बेफ कैटेगरी के साथ कंपेयर करेंगे, और एक एसआई कैटेगरी होगी, तो वो कैटेगरी पे पास ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है कवर्ड कॉल की वर्सेस दी बेफ। वो स्लो है, ये फास्ट है। अपना आईसीपी 0 कर सकता है, नेगेटिव कर सकता है। टाइटेनियम क्यूसिफ, टाइटेनियम में -25 लिखा है, क्यूसिफ में 0 लिखा है।
और +75 कर सकते हो। और काफी सारे उन्होंने बताया था जो रिस्ट्रिक्शन है जो बेफ में, वो रिस्ट्रिक्शन जो है वो उनको नहीं है, लाइक वो यहाँ पे स्ट्रेडल कर सकते हैं, स्ट्रेंगल कर सकते हैं, शॉर्ट सेल कर सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हमें पता है शॉर्ट सेल कर सकते हैं कि भाई विदाउट ओनिंग मैं अपना पोर्टफोलियो का 25% शॉर्ट सेल कर सकता हूँ, ओके, जो यहाँ पे अलाउड नहीं है। ओके, तो कहने का मतलब ये कि जब हम 3 to 5 years के ऑब्जेक्टिव से देखेंगे तो ये रिटर्न जो है वो 1 से 2% ज्यादा रहेगा कंपेयर टू दी आपका बेफ कैटेगरी। तो मैं वापस चलता हूँ, तो टीटीएनएम की बात करूँ तो टारगेट रिस्क एंड रिस्क टॉलरेंस बेफ उसको मॉडरेट कह रहे हैं। इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी बेफ, रिटर्न टारगेट क्या मिलेगा 1 to 2% हायर देन दी बेफ या निफ्टी 50। ओके, टैक्स एफिशिएंसी 12.5 आफ्टर 1 year, विद इन 1 year स्लैब रेट है यहाँ पे। मिनिमम टाइम होराइजन 3 to 5 years हम कह सकते हैं। एसेट लोकेशन ग्रोस एक्सपोजर 65 to 75, डेट 25 to 35, नेट इक्विटी एक्सपोजर क्या जा सकता है -25 to +75, रीट्स इनविट 0 to 10%। फंड मैनेजर जो सूरज नंदा है वो भी अपना ICICI AIF से आया हुआ है, उसने भी अच्छा परफॉर्म किया था AIF में डायनामिक, तो उसका भी वीडियो अवेलेबल है, वो देख सकते हैं मोर डिटेल। ओके, सेकंड एक बार हम सारे देख लेते हैं, उसके बाद आपकी क्वेरी लेंगे। QC हाइब्रिड्स, बाकी सब कुछ मैंने थियोरेटिकल सेम लिखा है। उनका ग्रोस इक्विटी एक्सपोजर 35 to 65% है, यानी कि मिनिमम 35 रखेंगे टैक्सेशन के लिए। डेट उन्होंने 25 to 65 लिखा है और नेट एक्सपोजर 0 to 65 होगा। ओके, संदीप टंडन उनका फेस है। आईसीफ जो है उनका टारगेट रिस्क एंड रिस्क सेम लिखा है। बेफ एंड मॉडरेट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी बेफ, टारगेट एंड सेम थियोरेटिकली 1 to 2% हायर। और निफ्टी 50 बैक टेस्टिंग के हिसाब से उनका दिख रहा है निफ्टी 50 को उन्होंने अचीव किया था बेस्ड ऑन द गिवन डेटा ऑन देयर पीपीटी। टैक्स एफिशिएंसी सेम, आइडियल टाइम होराइजन 3 to 5 years। उनका एसेट एलोकेशन जो है वो मिनिमम 65 to 75% इक्विटी में है, यानी कि ये प्रोडक्ट में आप 1 साल के अंदर विड्रॉ करते हैं तो 20% एसटीसी लगेगा इंस्टेड ऑफ स्लैब। क्यों? क्योंकि उन्होंने मिनिमम 65% इक्विटी एक्सपोजर रखा हुआ है। डेट 25 to 35%। नेट इक्विटी एक्सपोजर क्या कर सकते हैं -100 to +75%, एंड इन्विटी 0 to 10%। रजत चंदक उनका बेफ का फंड मैनेजर है। तो यहाँ पे कुछ क्वेरीज है ये कैटेगरी में, तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। सर ये आईसेफ का कंट्रोल नहीं हो पा रहा है बिल्कुल भी, मतलब वोलेटाइल को जो कंट्रोल करना चाहिए था, दे आर नॉट एबल टू डू एनी रीजन फॉर दैट। देखिए, अभी तो फैक्ट शीट आएगी तो ही पता चलेगा ना। जब तक हमारे हाथ में फैक्ट शीट नहीं आती, देखिए मेरा जो थॉट, मैं जो आईसीआईसी को समझता हूँ क्योंकि आई एम इन्वेस्टर इन आईसीआईसी म्यूचुअल फंड मोर देन 10 years, तो हाइब्रिड फंड में वो लार्ज कैप ओरिएंटेड है। ठीक है, तो लार्ज कैप जो है आपका क्या है, बैंक इंडेक्स आ गया, बैंकिंग स्टॉक आ गया जिसका एक बहुत बड़ा एलोकेशन है निफ्टी में, आपका आईटी का आ गया। तो बेस्ड ऑन दी वैल्यूएशन कोई भी अच्छी एमसी ने आईटी और बैंकिंग में किया था और वहीं पे मार पड़ी लास्ट 1 month में या पर्टिकुलर पीरियड में, तो हो सकता है उन्होंने जो बास्केट लिया था हो सकता है वो बास्केट थोड़ा ज्यादा डाउन गया। सेकेंडली उन्होंने सोचा होगा कि ये वॉर जो है हो सकता है 2-3-4 दिन में खत्म हो जाएगी। ओके, तो उन्होंने जब उनके पास एक्सपोजर लेने की कैपेसिटी होगी, जैसे वो 50% नेट थे एग्जांपल 28 फरवरी को एग्जांपल, तो उन्होंने अपना एक्सपोजर को बढ़ा के लेट से 5-7 तारीख को 75% कर दिया। तो हो सकता है कि ये वॉर लंबी चली और वहां से उनका एक्सपोजर 75% था जो उन्होंने सोचा था कि भाई आगे जाएगा। तो कहीं ना कहीं अभी उनका कोई कॉन कॉल आया नहीं है, वो होपफुली अप्रैल 1st वीक में उनका एक कॉन कॉल होगा। ओके, तो उसे हमें आइडिया आएगा कि एग्जैक्टली उन्होंने क्या मिसिस किया है या उनकी क्या स्ट्रेटेजी रोंग हुई। ओके, जिसे उनका जो रिटर्न जो है वो डाउन साइड वो प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। एक सजेशन ये रहेगा कि जब भी मौका मिले, जैसे आप कराते ही रहते हो, कि फंड मैनेजर्स को भी आप कभी मतलब ले सकते हैं साथ में। नहीं, अभी क्या है कि जब तक वो फैक्ट शीट उनके पास पब्लिक नहीं होगी तब तक वो आते नहीं है ना। ओके। तो अभी आज समझो कि
हमने डिविनिटी को कब बुलाया? जनवरी में, जब उनकी फैक्ट शीट आ गई थी। टाटा पहली बार आया जब उनकी फैक्ट शीट उनके पास थी, जब आपको शेयर करने के लिए। तो एक क्यूसिफ ऐसा है जो हम अभी प्रिफर नहीं कर रहे, लिखा है एज ए पार्ट ऑफ, ओके, बट क्योंकि वो आने के लिए तैयारी नहीं है, तो उन्होंने क्या है कि एएमसी ने एसआईएफ लॉन्च कर दिया, बट उनके लिए कोई कमिटमेंट नहीं है एसआईएफ के पीछे। इन टर्म्स ऑफ टाइम वो नहीं दे रहे। वो उनका मार्केटिंग ही बता रहा था कि हम म्यूचुअल फंड के लिए कौन कॉल कर रहे हैं, तो मैंने बोला कि आपको एसआईपी के लिए भी करना चाहिए ना, और जनरल कॉन कॉल में हमें इनवाइट कर दो ना, हम उनमें ज्वाइन कर लेंगे, जरूरी नहीं कि हमारे साथ स्पेशल आओ, बट Correct. एटलीस्ट। तो बोल रहे हैं कि हम कॉन कॉल ही नहीं कर पा रहे हैं कोई रीजन से। वो फोकस ही नहीं है इसका मतलब सर उनका हाँ, कोई। तो मैं सजेस्ट ये करूंगा कि यहाँ पे हाइब्रिड को छोड़ के, समझो कि आपके कोई क्लाइंट ने लॉन्ग शॉर्ट इक्विटी में या एक्स टॉप 100 में डाला है, तो उसमें से हमें रिडीम करके हमें बेटर प्रोडक्ट में चला जाना चाहिए। जैसे लॉन्ग शॉर्ट इक्विटी है तो उसकी जगह पे आप डाइना या अरुदा ले सकते हैं, फ्लेक्सी मल्टी कैप में जाना है। लार्ज कैप में जाना है तो डिविनिटी में जा सकते हैं। उसके बाद एक्स टॉप 100 में आपको गए हैं तो आप आईसिप में जा सकते हैं, क्योंकि आईसिप का टेम्पररी प्रॉब्लम होगा, बट वो रिकवर कर लेंगे बहुत फास्ट। ये डिविनिटी का अच्छा एक्सपीरियंस आ रहा है सर अभी एट प्रेजेंट, हाँ, अच्छा क्योंकि कैप्चर कर रहे हैं। हाँ, वो तो उसका खिलाड़ी है ना। आप तो दिल्ली थे, आप नहीं मिले पर्सनली, आपने वेबिनार में मिले उनको, बट वो तो लॉन्ग शॉट का वो सीजन प्लेयर है, तो उसने करेक्ट। तो अपना इक्विटी एक्सपोजर बहुत कम कर दिया होगा। जब आपकी मार्च की फैक्ट शीट आएगी, हो सकता है वो जीरो पे बैठा होगा। बिल्कुल। वो तो लास्ट टाइम जब मीटिंग थी तब भी कह रहे थे मेरे से गलती हुई, मुझे और कम करना चाहिए था। हाँ हाँ हाँ, तो वही वही है। तो जो सीजन प्लेयर होगा ना, तो यहाँ पे क्या होगा कि आगे जाके ऐसा होगा कि हम ऐसा एक्सपेक्ट करते होंगे कि बड़ी बड़ी ब्रांड आएगी, उनका सिर्फ ऐसा आउटफॉर्म करेगा। हो सकता है ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो सीजन प्लेयर होगा, आपका फंड मैनेजर जो लॉन्ग शॉट को ब्लड में लेके आया है, या आपने एक शॉर्ट फंड मैनेजर को फ्रीडम दिया है कि भाई लॉन्ग काम करके छोड़ दिया, बट शॉर्ट करने का है, शॉर्ट का मतलब कहाँ पे मुझे हेजिंग करना है, कितना करना है, कितना मुझे शॉर्ट करना है, उसको दूसरे के पास है। यानी कि समझो कि आईसीआईसीआई ने दो लोगों को इंडिपेंडेंट लिया, एक सिर्फ लॉन्ग का पोर्टफोलियो बनाएगा, और राइट। दूसरा ऐसा होगा कि उसके पास भी कंप्लीट फ्रीडम है कि वो अपना पोर्टफोलियो में कब कितना हेजिंग करना है परसेंटेज में, यानी कि 75% का इक्विटी एक्सपोजर है तो 50 करना है, 25 करना, 0 करना, या मुझे कौन से स्टॉक शॉर्ट करना है, नेकेड शॉर्ट, वो उसके पास फ्रीडम है। दोनों चीज, दोनों इंडिपेंडेंट व्यक्ति है और दोनों को फ्रीडम है, तो अच्छा करेगी। या आपके पास ऐसा लॉन्ग शॉर्ट का सीजन फंड मैनेजर होना चाहिए कि जो दोनों काम कर सके। तो करेक्ट ऐसा सर। अभी क्या है कि डिविनिटी के पास राजेश भाटिया है, हम कह सकते हैं। सेकेंडली अरुदा का नीलेश साहा, इंटरमीडिएट लेवल पे कह सकते हैं, कि राजेश भाटिया तो 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, और ये नीलेश साहा 10 साल का है। सेकेंडली हर्ष अग्रवाल का भी 8-10 साल का है। अल्टीवा का जो दो उनके मैनेजर है, वो भी बहुत एक्सपर्ट है इस सब, क्योंकि उनका ब्रोकिंग का बैकग्राउंड है, इसलिए वो ये सब पहले से ही कर रहे हैं, तो वहां पे अल्टीवा में प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो प्रॉब्लम कहाँ पे आ सकता है कि वो अपने आप को इम्प्रूव नहीं करते हैं। जैसे मैग्नम है, आईसीआईसी है या एपेक्स है, वो अपने आप को ऐसे टैलेंट को लेके नहीं आते हैं कि जो टेक्टिकल बेट ले सके। ओके। एक लर्निंग तो रही है सर इसमें कि हमें सिर्फ ब्रांड भी ये नहीं जाना चाहिए कि जो म्यूचुअल फंड में अच्छा हो एसआईएफ में भी अच्छा हो। हाँ हाँ। ये एक बहुत बड़ी लर्निंग हो गई है। क्योंकि मैंने देखा प्रूडेंट का हमारा डेटा, हमने कुछ पार्टनर्स ने टिल डेट एग्जांपल 100 किया, 100 में एक नंबर ले रहा हूँ, उसमें से 40 एसआईएफ आईसीआईसी का है, क्योंकि बड़ी ब्रांड है। और काफी सारे पार्टनर के साथ 1-to-1 बात हुई, उन्होंने बिना अंडरलाइंग रिसर्च, यानी कि वो क्लाइंट के साथ डिस्कस बहुत अच्छे से नहीं किया था या नहीं किया होगा, और उसकी वजह से क्या हुआ कि उनको खुद को एक डिससेटिस्फेक्शन हो रहा है। मैंने बोला कि भाई आपको ये एसआईएफ में आप म्यूचुअल फंड की तरह ट्रीट करेंगे तो हो सकता है कि टेम्पररी आपका एयूएम बन जाएगा, बट लॉन्ग टर्म में आप सस्टेन नहीं कर पाएंगे करेक्ट। या बढ़ा नहीं पाएंगे। कि चलो मैंने एनएफओ या 8-10 क्लाइंट को कन्वर्ट कर दिया, ओके, और डाल दिया पैसा, या रीबैलेंस करके डाल दिया, या सेकेंडली मैंने नया लेके आ गया, बट इफ आई हैव नॉट सोल्ड विथ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, ओके, तो चांसेस है मैं ही आगे जाके उसको प्रमोट नहीं करूंगा प्रोडक्ट को। तो यहाँ पे इसलिए मैं बात कर रहा हूँ कि समराइज करने के लिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक अच्छे एडवाइजर, पार्टनर या डिस्ट्रीब्यूटर को एवरी डे
मैं बात कर रहा हूँ कि नेक्स्ट 3 to 6 मंथ के लिए 1 घंटा टाइम देना चाहिए। जितना आप टाइम देते हैं 1 घंटा एवरेज टू, और हम तो यहाँ पे इतनी सारी एक्टिविटी कर रहे हैं, तो आपके पास कंटेंट भी रेडी है। ओके, ऐसा नहीं है कि आपको कुछ यूट्यूब से करना पड़ रहा है, ओके, या कुछ एआई से करना पड़ रहा है। तो आपके पास प्रॉपर क्वालिटेटिव कंटेंट है, आपको उसको गो थ्रू करना है, थ्रू वीडियो से, थ्रू पीपीटी से, थ्रू एएमसी पीपीटी से अटेंड करना है आपके वीकली सेशंस। तो उसे क्या हो जाएगा कि 6-7 महीने के बाद 2 टाइप के ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएंगे, पार्टनर। एक होंगे सीजन और एक होंगे सिर्फ नाम के, जो एसआईएफ का लाइसेंस ले लिया, बट वो लाइसेंस का कोई, यानी कि वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे ही नहीं। वो बोलेंगे कि यहाँ पे नहीं करना है, जैसे पीएमएस में काफी लोगों ने किया होगा। ओके, बट हो सकता है कि 10 में से 2 लोग ही पीएमएस रेगुलरली डिस्कस करते होंगे अपने क्लाइंट के साथ, जो भी सुटेबल है उनके पास। 8 लोग जो है कुछ करते ही नहीं होंगे उसके ऊपर। तो ऐसे ही हो जाएगा कि भाई 10,000 भी एमएफडी ने कर लिया, तो 10,000 में से 2-3,000 जो होंगे, जो मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि टॉप के होंगे, जो उन्होंने टाइम इन्वेस्ट किया है लर्निंग के पीछे, क्लाइंट के डिस्कशन के पीछे, क्लाइंट को एजुकेशन के पीछे, खुद के एजुकेशन, तो वो 2-3 हजार जो है बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। हो सकता है एक का 10 करोड़ का भी हो सकता है, 20 करोड़ का भी एयूएम हो सकता है। ओके, बट जिसने कुछ नहीं किया है वो 2 साल के बाद बोलेगा कि मेरे पास तो था लाइसेंस बट मैंने कुछ नहीं किया है। तो एक क्वेश्चन आया कि भाई कहाँ से मिलेगा, तो ये मैं आपको क्या कर देता हूँ, आपको एक शॉर्टकट कर देता हूँ। मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे शेयर कर देता हूँ, एक सेकेंड। ये आपका जो फाइल है वो मैं आपको अभी शेयर कर देता हूँ। पार्टनर डेस्क पे तो मैंने बताया, बट पार्टनर डेस्क में जो मैंने यूट्यूब में डाले हैं वो उसकी लिंक नहीं अवेलेबल होगी। एक सेकेंड। तो मैं 2-3 फाइल्स आपको शेयर कर देता हूँ। आई रिक्वेस्ट कि पहले आप डाउनलोड कर लीजिए। ओके, मैं अपनी एसआईएफ कम्युनिटी हमने बनाई है, उसमें भी मैं शेयर कर दूंगा कल। ओके, These days, all AC professionals telling the exact same thing. हाँ, मैं आपको लिंक भेज देता हूँ वो एसआईएफ कम्युनिटी की यहाँ पे। तो पहले एक फाइल मैंने शेयर कर दी है, वो आप कर लीजिए। अभी इक्विटी का हम डिस्कस नहीं कर रहे, बट इक्विटी का मैं आपको फाइल शेयर कर रहा हूँ। अभी मैं बहुत ज्यादा हो जाएगा टेक्निकल, इसलिए यहाँ से मैं स्टॉप कर रहा हूँ। ओके, तो जो जो फाइल मैं आपको शेयर कर रहा हूँ वो उसको आप वो डाउनलोड कर लीजिए पहले। सर ऐश्वर्या दिस साइड। हाँ, बोलिए ना। अभी हम लोग जो बोल रहे थे कि क्यूसिफ में अगर इन्वेस्टमेंट किया है तो वो स्विच करना है, तो इवन इफ क्लाइंट का टाइम होराइजन लॉन्ग टर्म है, ऐसे 3-4 साल का है, फिर भी ये शिफ्ट करना बेटर रहेगा? नहीं, कंपलसरी नहीं है। ये ऑब्जेक्टिव ये है हमारा कि हो सकता है कि वो अंडर परफॉर्म करेंगे कंपेयर टू दी दूसरे फंड के सामने। तो या राइट, एग्जांपल, नहीं कंपलसरी का नहीं सर, बिकॉज मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स होते हैं कि लॉस में करना हाँ, है तो तो उसमें तो मेरा पैसा गया। बेनिफिट होता है ना, आप एसटीसीजी क्लेम कर सकते हैं ना। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होगा वो आपके लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म लॉस के साथ, गेन के साथ एडजस्ट हो जाता है। समझो कि मैं, ये दूसरा साल है मेरा कि मैंने क्या किया कि स्विचिंग किया काफी सारे फंड में। क्यों? क्योंकि स्विचिंग करने से वो नॉशनल लॉस होता है, बट उसे फायदा ये होता है कि आप तो इनकम टैक्स में इमीडिएटली बेनिफिट मिल सकता है। और आप समझो कि आपको लगता है कि ये प्रोडक्ट आपकी एवरेज है, उसे बेटर प्रोडक्ट में जा सकते हैं ना। तो लॉस तो हो चुका है मार्क टू मार्केट। अभी तो हमें सिर्फ उसको क्या करना है, यहाँ पे बेनिफिट लेना है ना। यहाँ से 10 लाख का 9,50,000 हो गया, तो 9,50,000 ही इन्वेस्ट, 50,000 डेफिनेटली, तो 50,000 ऐड करना पड़ेगा। बट किसी ने 15 लाख का 14 लाख हो गया, तो 14 लाख रुपया हम बेटर प्रोडक्ट में डाल देंगे, तो 5 साल के बाद हो सकता है एक में
14 लाख का 25 हुआ है, दूसरे में 26 हुआ है एग्जाम्पल, और आपको टैक्स बेनिफिट भी मिल गया, 1 लाख का शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हुआ, वो आप क्लेम कर सकते हैं। एक सेकेंड, मैं दूसरा आपको जो देना है, ये अभी इक्विटी का हम डिस्कस नहीं कर रहे, बट उसका मैंने फाइल आपको शेयर किया है। एक परफॉर्मेंस का भी मैं कर देता हूँ। और एक तो सर आपने वो बहुत अच्छा भेजा हुआ है ना, जो स्टेटस पे लगाया था, जिसमें शॉर्ट फॉर्म में सारे जितने भी हमारे SIF हैं उनका वन पेजर टाइप बना के आपने कैप्सूल टाइप दिया है। यस यस यस। वो इट इज वेरी हैंडी कस्टमर के सामने दिखाने के लिए और बात करने के लिए हम्म कि किस SIF का क्या पर्पज है, मतलब शॉर्ट फॉर्म में। यस यस। तो मैं इसलिए मेहनत कर रहा हूँ, ओके, तो आप उसका बेनिफिट लेते हैं तो आप अपना ये उनको बहुत फास्ट ट्रैक बढ़ा सकते हैं। और मैं, आप जो पूछ रहे थे अपने SIF कम्युनिटी के ना, तो उसका भी मैं आपको शेयर कर देता हूँ। उसकी लिंक भी अंदर ही है, बट फिर भी शेयर कर देता हूँ अलग से। तो सर आप उसका भी तो बता रहे थे कि सफायर आ रहा है फ्रैंकलिन का। हाँ, वो हम नेक्स्ट वीक कर रहे हैं, उसका NFO का वीडियो, अपना वेबिनार। ओके। वो 10th और वेल्थ वेल्थ 10th कंपनी भी लेके आ गई सर 2 SIF। हमारे पास नहीं पहुंचा है, कब उसका NFO है? सर इसमें आज जो ईटी मनी का आता है ना इनका, हम्म ईटी मनी की मैगजीन ईटी वेल्थ आती है टाइम, हम्म उसमें इकोनॉमिक टाइम में उसमें आया हुआ है आज। ओके, क्या नाम रखा? सर इसका वेल्थ के इन्होंने 2 निकाले हैं, WSIF इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट, WSIF इक्विटी एक्स टॉप 100। ओके ओके, यस यस, हाँ बड़ा, मैंने नाम सुना है, W का अप्रूवल मिला है, हाँ और मुझे समझ में W। नहीं था कि W पे कौन है। तो वेल्थ कंपनी। और ये सर क्यूसिप भी एक्टिव एसेट एलोकेटर लॉन्च करा है इसने 2 अप्रैल से। हाँ, उसका फोन आया था अनुपम का, मुझे हाँ। पूछ रहा था डायना का क्या एक्सपेंस रेशियो है, PPT भेजो, तो इसलिए समझ में आ उनको तो गया। रहने ही दो सर, वो तो वैसे ही आराम कर रहे हैं। नहीं नहीं, तो उसका तो हम कुछ करेंगे नहीं वहाँ हाँ, पे। तो मेरे हिसाब से अभी 4 अप्रैल को हमारा रहेगा ये सैफायर का, तो दैट वुड ओके। बी फ्रैंकलिन टेम्पल्टन का है। तो आई एम श्योर कि कहीं ना कहीं एक इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट होनी चाहिए। बट अभी मैं समराइज कर दूं, ओके, हमारे डिस्कशन को, तो हम ये कह रहे हैं कि भाई हमारे पास हाइब्रिड कैटेगरी में क्या हुआ, 4 इन्वेस्टमेंट कैटेगरी हो गई। जो फिक्स इनकम के क्लाइंट है, जो एक्स्ट्रा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, बॉन्ड रिस्क लेना चाहते हैं और बॉन्ड रिटर्न चाहते हैं, बट बेटर टैक्स एफिशिएंसी चाहते हैं, तो उसके लिए अरुदा लॉन्ग शॉर्ट हाइब्रिड फंड है। 65% बॉन्ड एंड 35% आर्बिट्राज, या 60% बॉन्ड एंड 40% आर्बिट्राज, जो हमने देखा कि उनका बैक टेस्टेड के हिसाब से जो रोलिंग रिटर्न है 1 ईयर का, वो करीबन करीबन 1% ज्यादा मिलेगा। तो ये भी हमें पता चल गया कि हमें क्यों ये सेल करना चाहिए आर्बिट्राज के सामने। और हमें 20-30% एलोकेशन की बात कर रहे हैं, हम ज्यादा एलोकेशन की बात नहीं कर रहे डेट पोर्टफोलियो का। सेकेंड, हमने बात की क्लाइंट दोनों एक्सपेक्ट कर रहा है रिटर्न 2 से 3% चाहिए ज्यादा, और ये बॉन्ड प्लस रिस्क लेना चाहता है, तो वो अल्टीवा या मैग्नम में जा सकता है। अल्टीवा इज प्रीफर्ड वर्सेस मैग्नम बेस्ड ऑन दी पास्ट 4 मंथ ट्रैक रिकॉर्ड, जहाँ पे 9 to 10% 2 साल के होराइजन पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और आप आपका टैक्स एफिशिएंसी 12.5% रहेगी 1 ईयर के बाद। उसके बाद आपको बॉन्ड प्लस प्लस में जाना है, ओके, यानी कि इक्विटी सेविंग स्कीम और बेफ के बीच में। तो ये हमने बात की मॉडरेट रिस्क प्रोफाइल में। हम कह सकते हैं कि एपेक्स भी है, डायना भी है, तो मैं प्रीफर करूंगा डायना को फर्स्ट, ओके, क्योंकि वो एक्टिव एसेट एलोकेटर फंड है। हमने अभी कहने के लिए हाइब्रिड में डाला है, समझने के लिए। तो जो कमोडिटीज, डेट और इक्विटी का कॉम्बिनेशन है, फंड मैनेजर का अच्छा एक्सपीरियंस है, तो दैट कुड बी प्रीफर्ड। और बेफ में वापस हमने बात किया कि बेफ में बेफ रिस्क के साथ हमें एक्स्ट्रा 1-2% रिटर्न मिल रहा है, ओके। तो ये हम बात करें, तो उसी वजह से
हमारे पास 3 फंड है बेफ में, आईसिप का भी है, क्यूसिप का भी है और टिटेनियम है। प्रीफर्ड हम कह सकते हैं टिटेनियम एंड एग्जांपल आईसिप फ्रॉम यहाँ से 3 से 5 साल के होराइजन के लिए। क्यूसिप भी कर सकता है, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। तो ये हमने कहीं ना कहीं बात की। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको एक लिस्ट बनाना चाहिए आइडियली कि आपके जो क्लाइंट जो है डेट ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट जो क्लाइंट कर रहे हैं, स्क्यूड है डेट में, उनका पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा डेट साइड इन्वेस्टेड है, ओके, तो क्लाइंट का आप लिस्ट बना सकते हैं जो 40, 50, 60 की एज में है, जिनके पास 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ का डेट इन्वेस्टमेंट है। तो वहां जाके आप उनको एजुकेट कर सकते हैं एंड अकॉर्डिंगली स्मॉल पोर्शन 10-20% ऑफ द एलोकेशन आप इसमें शिफ्ट कर सकते हैं, जिससे क्लाइंट को भी एक अच्छा अल्फा मिलेगा, बेटर टैक्स एफिशिएंसी मिलेगी और आपको भी एक फास्ट AUM ग्रो कर पाएंगे। सो आज के लिए यहाँ पे हम क्लोज करते हैं। कोई लास्ट 2-3 क्वेश्चन है तो हम ले लेते हैं। सर SIP का जो है AUM वो PSC के लिए क्वालिफाई रहेगा? हाँ, 100% ना। ओके सर, थैंक यू। फिर भी एक बार आप अपनी ब्रांचिंग से बात कर लेना, क्योंकि मेरे हिसाब से तो हम जो कॉन्टेस्ट डाली थी उसमें भी लिखा ही था हाइब्रिड और अपना इक्विटी जो भी है, मल्टी एसेट लोकेशन, ओके, तो आई डोंट फाइंड वो कोई इश्यू आना चाहिए आपको। Okay, so thank you very much for your participation. Looking forward next week, same time, 4 o'clock for a Sapphire SI product launch. Thank you very much for your time and patience. कुछ queries है तो मैंने आपको मेरा WhatsApp नंबर भी PDF फाइल में शेयर किया है। आप कम्युनिटी में ज्वाइन कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास WhatsApp नंबर आ जाएगा, तो आप अपनी कुछ क्वेरी WhatsApp पे शेयर कर सकते हैं और क्वेरीज को मैं आपको WhatsApp से रिप्लाई कर दूंगा। कहीं पे कुछ रिक्वायरमेंट है तो हम म्यूचुअली कन्वीनियंट टाइम पे फोन पे बात भी कर सकते हैं। थैंक यू।